हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो एक्टिविटी 7.1 हमने लेक्चर 1 में कवर किया था एंड आज के इस लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 7.2 से। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 7.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। तो जो भी डेटा हमें गिवन है 7.1 एक्टिविटी में, हमें उससे क्या बनाना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन वाई एक्सिस। तो जिस भी बच्चे की जितनी एज है वो हम एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे एंड उनकी जो हाइट है वो हम वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, so this is x-axis and this is y-axis. Clear? Highlight the points representing your age on the graph. Find out the percentage of the height you have already reached. ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि आप अभी कितना परसेंट ग्रो हो चुके हो। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच। टैली योर ग्राफ विद दी वन गिवन हेयर। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमने ये देखा था कि जब आपका एडोलेसेंस पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी बढ़ने की एज खत्म हो जाएगी, सो एट दैट पॉइंट आपकी हाइट कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम ओवरऑल आपकी हाइट कितनी होगी जब आप फुल्ली डेवलप हो जाओगे, जब आप फुल्ली ग्रो हो जाओगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को हम ग्राफ से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे दो ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, ये देखो, एक बॉयज का है रेड वाला, ये बॉयज के लिए पिंक एंड ब्लू यहाँ पे गर्ल्स के लिए। अब देखो ये उल्टा नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं। ग्राफ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। तो 8 साल में 70%, ठीक है, किसका होता है? बॉयज का ग्रोथ सिर्फ 70%, जबकि गर्ल्स का 75% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ चलता जाता है। अल्टीमेटली 18 साल की एज तक हम 100% ग्रो कर जाते हैं। हमारी हाइट जो है वो 100% तक इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज हो। क्लियर? नाउ इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। ठीक है, जल्दी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लड़कों के कंपैरिजन में उनकी हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ती है लड़कियों की। बट बाय 18 ईयर्स ऑफ द एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। और 18 साल की उम्र तक चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों की हाइट अपने मैक्सिमम पे होती है। ठीक, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत सडन में इंक्रीज हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट धीरे 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 बढ़ती रहती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है किसी किसी का। ठीक, अब पहेली के दिमाग में क्या चल रहा है भाई? सो आई एम वरिड। व्हाई आई एम वरिड? Though I have become taller, my face look much smaller compared to my body. Yes, generally ये चीज़ भी आपको फेस करने के लिए मिल सकती है। ठीक है, एट योर एज कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो सडन ग्रो कर जाती है, बट जो आपका फेस है वो आपकी बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता है। सो इन दैट केस आपकी बॉडी बड़ी दिखती है बट आपका फेस छोटू सा दिखता है। बट घबराने वाली बात नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, सारी चीज़ हमारे पूरी बॉडी का जो पॉस्चर है वो मेंटेन हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। कुछ टाइम की बात होती है। क्लियर है? तो पहेली को भी घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद पहेली के साथ भी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, एंड आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा सब। नाउ सो देर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। ठीक है, पहेली को परेशान होने की, पहेली को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एक रेट से, ठीक है, अगर कोई चीज़ बहुत फास्ट ग्रो हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट बिल्कुल फास्ट ग्रो हो, या फिर कोई एक पार्ट बहुत स्लो ग्रो हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट स्लो ही ग्रो होगा। सो रेट ऑफ ग्रोइंग जो है हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग होता है।
ठीक है. So all parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and the legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of the proportions with the body. But soon the other part catch up the result in the proportionate body, and you must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of the family members. तो देखो यहाँ पे पहले ही कहा है कि अगर ऐसा होता है कि कहीं सडन चेंज हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे पहेली के केस में था कि पहेली की जो बॉडी है वो ग्रो कर गई है, उसके हाथ पैर बड़े हो गए, बट उसका फेस कैसा है, छोटा सा है. बट कुछ समय के बाद क्या होगा, उसका फेस भी उसकी बॉडी की तरह ही ग्रो हो जाएगा, इन सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएगी. ठीक. फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारी जो हाइट है जनरली वो हमारे पेरेंट्स की हाइट के आसपास की ही होती है. ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, बहुत टॉल है और हम बिल्कुल छोटे छोटे से, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है. और ऐसा भी नहीं होगा कि पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी और हम कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई हैं. ठीक है. ये हाइट का, कलर का, हेयर का. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई हैं, तो जैसा उनमें फीचर होगा वैसा ही लगभग फीचर हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलेगा. अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम हाइट है. मान के चलो कि आपकी मदर की हाइट 5'3" है. ठीक है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी हाइट 5'3" हो, है ना. आपकी हाइट, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपकी हाइट 7 हो जाए. ठीक है. अगर आपके मान लो फादर की हाइट 6 है, तो ऐसा भी नहीं कि आपकी हाइट 7-8 हो जाएगी. अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही रहेगी, आपकी 6.5 तक ग्रो हो सकती है. मतलब ओवरऑल उतने ही एरिया में आप घूम फिर के आपकी हाइट आ जाएगी जितनी आपकी पेरेंट्स की है. ठीक. नाउ दिस इज बिकॉज द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. क्यों? क्योंकि ये जीन्स है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई है, तो जो हमारे पेरेंट्स के पास होगा वही हमारे पास होगा. It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years, and this help the bones, muscles, and the other parts of the body get adequate nourishment for growth. तो देखो इसीलिए जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं, तो जब पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ये वाली सब्जी खा लो, ये खा लेना चाहिए हमको, इसमें बहुत प्रोटीन है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. सो इन दैट टाइम वी लाइक जंक फूड मोर. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है. तो जब हमारी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी. सो इस वजह से कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए उतनी भी नहीं बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए क्या चाहिए उनको, हम चाहिए ना कि उनको प्रोटीन मिले. ठीक है. जब हम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं. बॉडी कैसे बनती है, बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी. या तो आप एक्सटर्नल प्रोटीन ले लो, या तो आप जो खाना खा रहे हो वो रिच इन प्रोटीन होना चाहिए. ठीक है. तभी आपके मसल्स बन पाएंगे. तो उनके लिए क्या है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है. बट जिस टाइम पे हमारे बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, अगर हमने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं कंज्यूम की तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में डिफिशियंसी आ जाएगी, चाहे हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी. ठीक है. तो इस तरीके से हो सकता है. You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson. तो आपने देखा है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ खाते नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिशनल्स के पास लेके जाते हैं. तो वो उनको गाइड करते हैं कि अगर बच्चा ये नहीं खा रहा है तो आप इस चीज़ को खिला सकते हैं, बिकॉज ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है. एंड टेस्ट में भी अच्छा होगा, बच्चे को और अच्छा लगेगा. तो वो इस तरीके की हमें आइडियाज़ देते हैं. ठीक है. ताकि बच्चे को किसी तरीके से पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मिल जाए और उसके ग्रोथ में कोई कमी ना आए, उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए, ताकि बाद में जाके उसको प्रॉब्लम ना हो. ठीक. नाउ चेंज इन बॉडी शेप. चलो अब हमारी बॉडी शेप में क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव अ ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉय इन द जूनियर क्लासेस. अब आपको दो बच्चों को कंपेयर करना है. एक अपनी क्लास के बिल्कुल एक हट्टे खट्टे बच्चे को कंपेयर करो और एक ले लो छोटी क्लास का बच्चा, मान लो 3rd का बच्चा है, 4th का बच्चा है, 5th का बच्चा है. ठीक है. आप देखोगे ना कि जो ग्रोइंग एज है बॉयज़ की, ठीक है, उनमें उनके जो शोल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं. ठीक है. उनके शोल्डर कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं. राइट. जबकि आप छोटे बच्चों का देखोगे तो बिल्कुल ऐसे अंदर की ही साइड होते हैं, वो फैले नहीं होते.
This is because they have entered the age of puberty when shoulder generally broaden as the results of the growth. तो जब शोल्डर हमारे ब्रॉड होने लग जाते हैं इन केस ऑफ बॉयज, तो ये एक साइन है प्यूबर्टी का कि हाँ भाई अब आपकी बॉडी में चेंज आना स्टार्ट हो गया है. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. और गर्ल्स के केस में क्या होता है, देखो बॉयज के केस में शोल्डर चेस्ट उनकी जो है वो ब्रॉड हो जाती है, ठीक है. गर्ल्स के केस में क्या होता है कि वेस्ट के नीचे वाला पार्ट ब्रॉड हो जाता है, ठीक है. तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ उनमें भी प्यूबर्टी एज आ गई है. इन बॉयज मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. Thus change occurring in adolescent boys and girls are different. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मसल्स का ग्रोथ है, ठीक है, मसल्स ऑफ अ बॉडी ग्रो, तो वो प्रोमिनेंटली ज्यादा हमें बॉयज में देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है. एंड बॉयज और गर्ल्स दोनों में अलग अलग तरीके के चेंज दिखते हैं एट द टाइम ऑफ देयर प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ देयर एडोलेसेंस. सबसे पहला चेंज देखो आपको क्या दिखने वाला है, वॉइस चेंज, आवाज में चेंज आना. आप छोटे बच्चों की आवाज सुनिए, ठीक है. इवन आप खुद देखो, अब तो रिकॉर्डिंग का टाइम है ना, हम क्या करते हैं जब छोटा बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है तो फटाफट से उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, कि जब वो बड़ा होगा उसको सुनाएंगे. या फिर कुछ फनी बातें कर रहा है तो उसको हम खुद ही बाद में सुन के हंसेंगे, फिर कभी ना कभी उसको बताएंगे कि बचपन में ऐसा करता था, है ना. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. आप खुद भी अपनी पुरानी, अगर आपके पेरेंट्स ने रिकॉर्डिंग की होगी तो आप सुन सकते हैं. आप देखो कि पहले आप किस तरीके से बोलते थे, ठीक है, और आपकी आवाज़ कैसी थी, अब आपकी आवाज़ कैसी है. जैसे कि इवन मैं अपनी खुद की बात करूं, ठीक है, तो जो बहुत पुराने वीडियोस है उसमें मेरी आवाज़ कैसी थी, जो अब की वीडियोस है उसमें मेरी आवाज़ कैसी है, तो मुझे खुद भी उसमें चेंज लगता है, राइट. Now, so did you notice that sometime the voice of some of the boys in your class cracks? ठीक है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी आवाज़ से फटी फटी सी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है. At puberty, the voice box or the larynx begin to grow. तो जो हमारा जो voice box है, जहाँ से आवाज़ आती है, जो larynx है, वो grow हो रहा होता है. At that time, boys develop larger voice boxes. तो boys में उनका जो voice box है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. And the growing voice box in boys can seen as the sprouting parts of a throat. तो देखो उनका क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे ये उठा उठा सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है. आप अपने ब्रदर के उस पे देख सकते हो, यहाँ पे थ्रोट पे, तो ऐसे उठा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एडम्स एप्पल. इन गर्ल्स द लेरिनिक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. और गर्ल्स में एज सच, देखो मेरा भी नहीं दिख रहा होगा आपको, एडम एप्पल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इतना मतलब होता नहीं है जिस तरीके से हमें बॉयज में नजर आता है. सो आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है. क्यों, क्योंकि हमारे जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो छोटे से होते हैं, बॉयज में वॉइस बॉक्स थोड़े लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो बाहर भी हमको सीन होते हैं. जनरली गर्ल्स हैव दी हाई पिचेस वॉइस. जो गर्ल्स की पिच होती है, गर्ल्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बॉयज में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब उनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड एम्पलीट्यूड हाई का मतलब उनकी लाउडनेस, वॉइस की, बॉय की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है. जैसे एक ढोल बजता है ना लाउडनेस में, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो लाउड है. तो ऐसे ही जो लड़कों की आवाज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा भारी होती है, ठीक है. लड़कियों की जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, पिच होती है जैसे सीटी कान में से चुभ जाती है, ठीक है. तो ऐसा होता है, ठीक. तो जो गर्ल्स हैं उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, उनकी पिच हाई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. बॉयज़ की पिच कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, बट उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है. Whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing boys' voice go out of the control and the voice become hoarse. And this state may remain for a few days or a week, after which the voice become normal. कभी कभी तो इतनी गंदी आवाज़ हो जाती है, ठीक है. ऐसे आप खुद देखोगे ना कि आपका अगर ब्रदर 15-16 साल का है, 17-20 साल का, तो आप उसमें देखो कि उसकी आवाज़ में एक ड्रास्टिक चेंज है और गंदी सी आवाज़ लगती है, बट कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है, फिर वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि एट दैट टाइम वो चीज़ ग्रो ही कर रही होती है, वो खुद को एडजस्ट करने की ही कोशिश कर रही होती है, ठीक है. तो इस तरीके से आपको एडम्स एप्पल दिखेंगे, ठीक है, बॉयज़ में.
ये रहा, ठीक है। इस तरीके के आपको एडम्स एप्पल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नाउ many of your classmates have a hoarse voice now I know why। तो देखो सडन चेंज हो रहा है, एडजस्टमेंट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके की आवाज आ जाती है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड। चलिए, so during puberty the secretion of sweat gland and the सेबेकस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो इस एज के बच्चे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है, ठीक है। वो तरह तरह की क्रीम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ योर ग्रोइंग फेस। ये होगा ही, चाहे आप कुछ भी अप्लाई कर लो। अगर कुछ ज़्यादा ही आपने चेंज करने की कोशिश की तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, है ना, उनको पिंपल आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। दिस इज द पार्ट। नाउ सो a few glands such as the sweat gland, oil gland, salivary gland release their secretion through ducts. Endocrine gland release hormones। तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। वो क्या करता है, हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। अब देखो हॉर्मोन्स क्या है, हमारे इमोशनल हॉर्मोन्स हो सकते हैं, गुस्सा वाला हॉर्मोन्स हो सकता है। ऐसा तो किसी को देख के इतना तगड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी को देख के यार हमारा जान पहचान का है, इसको प्रॉब्लम है, तो हमें बुरा फील होता है, दैट इज आवर इमोशन। तो वो भी क्या है, हमारे हॉर्मोन्स ही है। बिल्कुल छोटा बच्चा होगा तो उसके अंदर ये हॉर्मोन्स नहीं होंगे जनरली, ठीक है, कि किसी को देख के इतना ज़्यादा वो पहचान जाए कि अरे यार इसको कोई तकलीफ हो रही है, इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो इतना रिकग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि उस वक्त उनके हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, किसी से अटैचमेंट हो जाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम फिर हमें फील होने लगती है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स, है ना। डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। नाउ देखो अगर हार्मोन्स पे हमारी दिक्कत है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नाउ एंड पिंपल ऑन दी फेस, अच्छा ठीक है, एडोलेसेंस के टाइम पे एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है हमारे फेस पे एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन दी स्किन। तो ये सारे के सारे जो ग्लैंड्स है, हॉर्मोन्स है, उस वक्त एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो इसी एज में हमारा जो सेक्स ऑर्गन है वो भी डेवलप करते हैं। सो लुक ऑफ फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। तो हमने क्या देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, उसमें हमने सेक्स ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टीज, ठीक है, एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। तो इनका डेवलपमेंट भी कब होता है, हमारे एडोलेसेंस की एज में ही होता है। एंड दीज टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। अब लास्ट टाइम देखो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट से क्या आता है, स्पर्म आता है। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा या फिर एग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं पेनिस इन मेल, तो एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस एक बॉडी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर। एंड गर्ल्स में क्या होती है, उनकी जो ओवरी है वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड एग जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरी स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर एग, ठीक है। अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो एग क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी से रिलीज होने लगता है, ओवरी से रिलीज होने लग जाता है। और अगर उस एग को स्पर्म मिल गया तो वो वहीं पे डेवलप करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो धीरे 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 करके क्या बना लेगा, जाइगोट जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे वहाँ पे बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एग को स्पर्म नहीं मिल पा रहा है तो वो एग क्या होगा, हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा ना। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, तो इस एज में हमारे अंदर ये सारी की सारे मैच्योरिटीज आती हैं,
ठीक है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. सो एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. तो इसी एज में देखो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं हमारी बॉडी में, हमारी थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है. एंड adolescents are more independent than before and are also self conscious. और इस एज में क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ऐसा महान समझने लगते हैं कि भाई हमें तो सारी चीज़ें पता है, और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और भी चीज़ जानने की, ठीक. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. और इस एज में क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें ना सोचते रहते हैं कि अगर ये ऐसा होता, मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है. आज मैं इतने घंटे पढ़ लेता हूँ, मुझे ये चीज़ आएगी, ठीक है, स्कूल में जाके तो क्या होगा, मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊँगा, मुझे ये भी चीज़ आनी चाहिए. अपने ख्यालों में ही खोए रहना एट दिस एज, ठीक है, अपने से ही बातें करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of the learning. And इसी एज में देखो, इसी एज में पता है बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, क्योंकि बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. एंड वो लर्निंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. तो पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, इन एज के बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं ताकि इनकी जो हम बोल सकते हैं कि स्किल्स है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाए, ठीक है. और जो बच्चा इस एज में चीज़ें सीख जाता है वो लंबे टाइम तक उसी चीज़ को कंटिन्यू रखता है, और जो बच्चा इस एज में नहीं सीख पाता फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to their change in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure, and these changes are the natural part of the growing up. तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, यू कैन डिस्कस, ठीक है, विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, या फिर ऐसे बड़े लोग जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो. तो इनसे कोई अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यू कैन टॉक अबाउट दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस जो हर एक की लाइफ में होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के बाद सीधा 20 साल के हो जाओगे, ठीक है. आपको वो 10 साल का जो गैप है वो आपकी लाइफ में आएगा, एंड उस 10 साल में जो भी चेंजेस होंगे आपकी बॉडी के अंदर वो आपको फील होगा. उसके लिए आपको इनसिक्योरिटी, ऐसे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नेचुरल. ओके, नाउ तो अभी हमने प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर के बारे में जाना था. अब हम जानते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होता है एट दिस एज ओनली. सो You have learned in the chapter 6 that testes and ovary are the reproductive organ. ये हमने पढ़ा था. Testes in male and ovaries in female. They produce the gametes, that is the sperm and the ova. तो वो gametes produce करते हैं, मेल sperm produce करते हैं and female ova या फिर egg produce करते हैं. In girls, breast begin to develop at the puberty. तो girls में क्या होता है, उनकी जो breast है वो इंक्रीज होना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है. एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज मुस्टैच एंड द बियर्ड. और बॉयज में क्या होता है, उनके फेशियल हेयर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी मूछें आने लग जाती है, उनकी दाढ़ी आने लग जाती है ना. As these features help to distinguish the male from the female, and they are called secondary sexual characters. और इसी को हमने क्या कहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. देखो, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पेनिस के बारे में, ओवरी के बारे में, स्पर्म के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जिसमें गर्ल्स में उनकी जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, बॉयज़ में उनकी मुस्टैच आना शुरू हो जाती है, उनकी बियर्ड आना शुरू हो जाती है. तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ है, ठीक. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर इन देयर चेस्ट, ठीक है, बॉयज के चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं. इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोन अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और इन द प्यूबिक रीजन. तो उनकी बॉडी में हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएटेड चेंजेस एट द प्यूबर्टी, ठीक है. तो दोनों को भाई बिल्कुल जानना है कि यहाँ पे क्या है कि व्हाट इनिशिएटेड चेंजेस एट द प्यूबर्टी, किस चीज़ से हम ऐसा
मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी होगी, इनिशिएट होगी जिससे हमें पता चला है हाँ प्यूबर्टी एज हमारी आ गई है। तो यही सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इन सब में चेंजेस आना। सो द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स। और हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हॉर्मोन्स कंट्रोल करता है। अब देखो, किसी चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके हॉर्मोन्स है। किसी चीज़ को देख के आप बहुत डीमोरलाइज हो जाते हो, बहुत आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप अचानक से दुखी हो जाते हो। जैसे कि आप खड़े हो, किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आपको बहुत बुरा फील हो गया। क्यों भाई बुरा फील हो गया? क्या आप वो हो? नहीं हो, बट आपको बुरा फील हो गया, दैट इज योर हॉर्मोन्स। किसी ने आपको अच्छा बोल दिया, आपको बहुत खुशी हो गई, आप 4 लोगों को जाके बता रहे हो कि यार आज स्कूल में मेरी तारीफ हो गई, टीचर ने मेरे को ये बोल दिया, आपको खुशी हुई, दैट इज योर हॉर्मोन्स, ठीक है। Hormones are the chemical substance and these are secretions from endocrine gland। और ये hormones कहाँ से, कौन से gland से secrete होता है? endocrine gland से secrete होता है। और endocrine system, ठीक है। Now the male hormones or testosterone begin to be released by the testes at the onset of the puberty। तो puberty के टाइम पे क्या होता है? मेल हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो मेल हॉर्मोन्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो टेस्टिस से हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे आप टेस्टिस जाके देख सकते हो, ठीक है। रिलीज बाय द टेस्टिस किस टाइम पे रिलीज होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है, एट दिस एज ओनली। दिस कॉज चेंज इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। For example, the growth of the facial hair once puberty is reached. In girls, ovary begin produce the female hormones, ठीक है। ovary से females hormones produce होते हैं, उसको हम बोलते हैं estrogen। मेल का hormones क्या है? मेल hormones is testosterone, female hormones is estrogen, which make the breast develop, ठीक है। milk secreting glands or the mammary glands develop inside the breast and the production of these hormones is under the control of the another hormones secrete from an endocrine gland called pituitary gland, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वो किस में हेल्प कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली मेल हॉर्मोन्स है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? मेल हॉर्मोन्स बोलो या फिर टेस्टोस्टेरोन बोल लो, वो प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टिस से, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज हो रहा है टेस्टिस से एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जिसकी वजह से बॉयज़ के जो फेशियल ग्रोथ है वो इंक्रीज होते हैं। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स हॉर्मोन्स क्या है यहाँ पे? एंडोक्राइन है, जिनमें मैमरी ग्लैंड है, ठीक है, मिल्क है ना, मिल्क सेक्रीशन ग्लैंड है, और ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है इनसाइड दी ब्रेस्ट। नाउ रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को जो इनिशिएट करते हैं हॉर्मोन्स, उनके रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन जो है वो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट। The target site respond to the hormones and there are many endocrine gland or the ductless gland in our body। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, डक्टलेस ग्लैंड्स है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ द टेस्टिस एंड द ओवरी सेक्रीट सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस है, टेस्टिस मेल प्रोड्यूस and ovaries in female, ये क्या करते हैं? They are the sex organ and you have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual character, ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, ठीक है, जैसे कि बियर्ड है, मुस्टैच है, गर्ल्स में हम ब्रेस्ट के बारे में बात करें तो ये सब क्या है? दीज आर दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो ये किन की वजह से एनहांस होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेक्स hormones, testis and ovaries। Further, the sex hormones are under the control of the hormones from the pituitary gland। और ये किससे कंट्रोल होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। And the pituitary secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperm from the testes। एंड इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हॉर्मोन्स है जो ओवरीज एंड जो स्पर्म है उनको मिच्योर करने में हेल्प करते हैं। Now, hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release
टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, जो हॉर्मोन्स है, जो पिट्यूटरी है वो क्या स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस एंड ओवरी से टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इसको हम टारगेट साइट कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें कभी कभी बेसिकली कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हॉर्मोन्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें फिर उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, बट दीज ऑल थिंग्स इज कंट्रोल्ड बाय आवर हॉर्मोन्स। पहेली एंड बूझो नाउ अंडरस्टूड। देखो पहेली एंड बूझो को तो समझ आ गया है एंड आई होप कि इतनी सारी डिस्कशन के बाद आपको भी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो पहेली एंड बूझो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे ही हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट होता है एंड हम उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं। हमारी सारी जितनी भी हमारी स्किल्स हैं सब के सब उसी एज में डेवलप होती हैं। सो व्हेन वन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यू और इट एंड सम टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, एट दैट पॉइंट कोई भी मेल है कोई भी फीमेल है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, केपेबल है। इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन, एक बार रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई, कंटिन्यू हो गई और इट एंड सम टाइम, या फिर कुछ टाइम के बाद वो एंड हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा अब हम इसमें जानेंगे, ठीक। Now, reproductive phase of life in human। अब हम reproductive phase के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में reproductive phase कब आता है, किस तरीके से आता है। सो एडोलेसेंट बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एडोलेसेंस की एज होती है उस टाइम पे हम इतने केपेबल होते हैं कि हम रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। When their testes and ovary begin to produce gametes, the capacity of maturation and production of gametes last for much longer time in males and in females। तो adolescence के टाइम पे क्या होता है कि टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस होता है एट दैट टाइम, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है हमारे मैच्योरेशन की एंड प्रोडक्शन की गैमेट्स की वो बहुत ज़्यादा उस वक्त हाई होती है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगेन एट द प्यूबर्टी, कितने से कितने एज में स्टार्ट हो जाती है, 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है एंड कब तक रहती है, 40 से 50 साल एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है, इतने एज तक वो रहती है। 10 साल से लेकर 50 साल तक की एज जो है वो गर्ल्स के लिए बताई गई हैं। एंड द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द वन सेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। और हमारे जो ओवा है, ठीक है, जो एग सेल है वो कब मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये कब तक चलता है, 10 साल से लेकर 45-50 साल तक हो सकता है, लेकिन जितना एज डिले हो जाता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। One ova matures and is released by one of the ovaries once about 28 to 30 days। तो ये जो ओवा है, ये जो एग है, वो हर एक 28 से 30 दिन में हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, ठीक है, हमारे जो यूट्रस है, ठीक है, उसका जो वॉल है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि अगर उनको स्पर्म मिल पा रहा है एग को तो वो वहीं पे सस्टेन करेंगे, अदरवाइज वो ओवरी से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है इतना? नाउ दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उनको स्पर्म मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो उधर ही रह जाएगा एंड इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग रिलीज हो जाएगा एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स एंड शेड ऑफ, तो वो
वहां से रिलीज हो जाएगा, ब्लड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा. दिस कॉज ब्लीडिंग इन विमेन विच इज कॉल्ड मेंसुरेशन. ठीक है, वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगा, इन इसी को हम कहते हैं मेंसुरेशन, जो कि 28 से 30 दिन के बाद होता है. ठीक है, एंड ये हर मंथ होता है. Now, maturation occur once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begin at the puberty and it is termed as menarche. तो puberty टाइम पे जो फर्स्ट टाइम पीरियड आता है उसको क्या कहा जाता है? menarche कहा जाता है. At 45 to 50 years of the age, the menstrual cycle stop. और देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे ये चीज स्टार्ट हुई थी, खत्म कब होगी? 45 से 50 साल की एज में जाके ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन है, वो खत्म हो जाएगा. स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज. और जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज. जब स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड menarche. जब लास्ट टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. Initially, menstruation cycle may be irregular. It takes some time to become regular. तो हो सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा. फर्स्ट टाइम फर्स्ट मंथ हुआ, फिर 2 से 3 महीने बाद हो सकता है कि वो पहले रुक जाए, फिर आए, फिर रुक जाए, या फिर 30 से 45 दिन लग जाए उसको. तो फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम होती है, बट उसके बाद इसका जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है. तो फर्स्ट टाइम को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड menarche. एंड 40 to 45 ईयर्स, ठीक है, जब वो लास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. क्लियर? सो यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा. बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो कब तक रेगुलर रहता है एक ह्यूमन बीइंग में, एक मेल में, एक फीमेल में. तो मेल का ये जो सिस्टम है वो ज्यादा लॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू फीमेल्स. पहेली से दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ एन वुमेन लास्ट फ्रॉम menarche टू मेनोपॉज. इज शी राइट? यस. यानी कि 10 से मान के चलो 50 साल तक की मिनिमम इनका एवरेज होता है. ठीक है, menarche क्या है? फर्स्ट टाइम ऑफ पीरियड, फर्स्ट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एंड मेनोपॉज क्या है? लास्ट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो इन्हीं के बीच में इनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है, ना कि इनसे पहले और ना ही इनसे बाद में. तो यस, पहेली इज राइट. ठीक है, पहेली एकदम सही है. समझ में आ गया भाई? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कौन कंट्रोल करता है? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स. द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग. इट रिलीज thickening of the uterine wall and it breakdown its pregnancy does not occur. In case of the egg is fertilized, it begin to divide and then get embedded in the uterus for further development, as you have learned in the chapter 6. तो अगर एग को, ओवा को स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज्ड होके फिर यूट्रस में चला जाएगा, वहीं एम्बेडेड हो जाएगा और वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, बाद में एक फुल्ली डेवलप फीटस बन जाएगा. ठीक है, एंड अगर उसको स्पर्म नहीं मिल पाता है, सो इन दैट केस वो शेड आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा. क्लियर है भाई? तो ये ऑलरेडी चीज हमने पढ़ चुकी है. हाउ डज सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन? अब किसी बच्चे का हम सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये चीज तो भाई देखो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, ये चीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 7.6. तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी आज की क्लास में, आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, सब चीजें आपको समझ में आई होंगी. जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.